यस डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था, एंडोक्राइन सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। और एंडोक्राइन सिस्टम में हमने कुछ जो सिलेबस में इंक्लूडेड हार्मोन्स थे, हमने सबसे पहले कहा था हम उसको फोकस करेंगे। और जो हार्मोन पहले हम देखेंगे वो क्या है, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसको आप दूसरा नाम क्या देते हैं, वैसोप्रेसिन का नाम भी देते हैं। आल्सो कॉल्ड, दिस हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। अच्छा जनाब, सबसे पहले देखें कि इसकी जो सेक्रीशन है, सेक्रीशन सेक्रीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो सेक्रीशन के बारे में आपको पता हो कि इसकी कई रीजंस होती हैं। ठीक है जी। रीजंस आपने सबसे पहली जो रीजन बतानी होती है वो इसकी क्या है, दैट इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ये एक स्टिमुलस का रोल प्ले कर रहा होता है इसमें, सेक्रेशन के लिए। और इसी तरह से ये ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम हो जाए, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में कमी आ जाए, ठीक है, ऑफ द ब्लड। तो इस ये सारे क्या होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं, स्टिमुलाई हैं, ऑल दीज आर व्हाट, स्टिमुलाई। और इन स्टिमुलाई को डिटेक्ट कौन करता है, डिटेक्टेड बाय, डिटेक्टेड बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स। ऑस्मोरिसेप्टर्स, ऑस्मोरिसेप्टर्स आपको मालूम हो, हमारा ऑस्मो रेगुलेटर कौन है, दैट इज व्हाट, हाइपोथैलेमस, जो कि बेसिकली ब्रेन का पार्ट है। इसको ये एंडोक्राइन पार्ट रोल प्ले करता है, और इसके अलावा इसके और भी रोल्स होते हैं जो आप बताते हो, ऑस्मो रेगुलेटर के तौर पर भी ये काम करता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस। तो इस तरह ये डिटेक्शन के बाद ये हार्मोन जो है ये सिक्रीट होता है। इसके अलावा इसमें हम और भी रेफरेंस देते हैं, इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, जो कि बेसिकली किस तरह के होते हैं, सेंसरी नेशन के। ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पे, ताकि वो सेक्रीट करें क्या चीज़, ये एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। बाकी इन जनरल जो आप बताते हो ना, ये देखें, ये स्पेसिफिकली आपको पता चला कि ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टिमुलाई और कॉजेज ऑफ सेक्रेशन ऑफ एडीएच। तो आपको ये चीज़ें पहले मालूम होनी चाहिए। और इसी तरह से एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई का रेफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हट के बात होती है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ये भी आपने ख्याल करना है इसका। तो बहरहाल, इसके अलावा जब आप इन जनरल पढ़ते हो ना, तो इन सर जनरल जो सर वो बच्चे वो वेट कर रहे हैं वेटिंग रूम में। कर दिया मैंने। अच्छा बच्चों, इसमें हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई के बारे में। ये तो आपको स्पेसिफिकली सारी चीज़ें पता चल गई, लेकिन इन जनरल आप बात करते हो ना, तो इन जनरल फिर चले जाते हो कहाँ पे, होम्योस्टेसिस में। जब आप होम्योस्टेसिस का रेफरेंस देते हो तो उसमें और कुछ बातें आ जाती हैं। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस में आप इसका जब रेफरेंस देते हो तो उधर आप क्या बात करते हो कि बॉडी जो है, जो बॉडी है हमारी, ये तो, या फिर क्या होती है, ये तो डिहाइड्रेटेड होती है, दैट इज डिहाइड्रेटेड होती है, और क्या होती है, ओवर फ्लडेड होती है। ओके,
यानी पानी बहुत ज़्यादा बॉडी में होता है या फिर कम होता है। कम होता है तो ये सेक्रीशन होती है, तो ज़्यादा होता है तो क्या होती है, इसकी सेक्रीशन की इनिबिशन होती है। तो ये भी क्या है, बेसिकली स्टिमुलाई है, डिहाइड्रेटेड। और ये इनडायरेक्टली लिंक्ड किसके साथ बनता है इनका, देखिए ना, ब्लड वॉल्यूम की बात आ रही है जैसे, या ऑस्मोटिक प्रेशर की बात आ रही है, या ब्लड प्रेशर की बात, और इनडायरेक्ट लिंक बन जाता है किस चीज़ का, डिहाइड्रेटेड बॉडी का या फिर ओवर फ्लडेड का भी। तो लिहाजा ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि स्टिमुलाई इसके क्या हैं। ये एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई के हवाले से भी पूछा जा सकता है, और ये तीन जो आपको बताएं, इन तीन रेफरेंसेस से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू मस्ट नो अबाउट ऑल दिस, ओके। अब ये करते क्या है, बेसिकली इनका रोल क्या होता है कि ये मेंटेन करते हैं। अब ये हार्मोन का रोल क्या है, तो ये आपको पता हो कि हेल्प कर रहा है इन टू मेंटेन, मेंटेन करता है किस चीज़ को, ये मेंटेन करेगा, वही तीनों चीज़ों को जो अभी हमने यहाँ पे बताई हैं, यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, इसी तरह से इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होगा, और इसी तरह से एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, ये भी इससे होगा। अब इसमें जब बात करेंगे किस चीज़ की हम, डिसऑर्डर्स की, डिसऑर्डर्स, जहाँ तक डिसऑर्डर्स का ताल्लुक है तो इसमें आपको पता हो तो दो चीज़ें बताई जाती हैं। एक, ये एरो हम ऊपर ले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब होता है ज़्यादा हो जाना, इंक्रीज लेवल, इंक्रीज लेवल हो, ठीक है। कॉज करेगा क्या, ये क्या कॉज करेगा, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। खास तौर पे कहाँ से, दो तीन चीज़ें यहाँ पे समझने वाली हैं। एक तो इसका हम रेफरेंस देते हैं किस चीज़ का, डिस्टल पार्ट। अब डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन आएगा, बेसिकली डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब डिस्टल पार्ट में ये दो चीज़ें बच्चों याद रखनी है, एक होता है इसमें कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, दूसरा इसमें आ जाता है ये डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल, ओके। अब इसमें हमेशा याद रखना कि जो कलेक्टिंग डक्ट है, अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन फ्रॉम वेयर एंटीडायरेटिक हार्मोन एक्ट एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, तो आपको मालूम होना चाहिए आपका ऑप्शन क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट होगा। याद रखना, अब अगर कलेक्टिंग डक्ट ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन क्या होगा, डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल होगा। याद रखिएगा, अब उसमें या उधर ना चले जाइएगा कहीं कि जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप की तरफ नहीं जाना आपने, वहां पे काउंटर करंट है, ठीक है ना, वो उस तरफ नहीं जाना आपने। ये याद रखना है कि अगर ऑप्शन में कलेक्टिंग डक्ट दिया है और डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल दिया है, आपको एक सेलेक्ट करना है, तो आप कलेक्टिंग डक्ट को सिलेक्ट करोगे। कलेक्टिंग डक्ट नहीं दिया तो डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल को सिलेक्ट करोगे। और विच वन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग अगर आ जाता है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग, तो फिर ये टू दोनों होंगे, ये दो फिर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। तो इंक्रीज लेवल, तो ये हो गया कि इधर से क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है जी। तो अब इसमें जो अगर डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, तो उसके रिजल्ट के तौर पर एक खास किस्म की डायबिटीज होती है जिसको आप नाम देते हो, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस भी पढ़ते हैं इसको, इंसिपिडस, इंसिपिडस भी पढ़ा जाता है, ओके। अब इसमें क्या होगा डायबिटीज में, इस डायबिटीज के रिजल्ट के तौर पर दो इसके सिम्टम याद रखना है कि नंबर वन क्या होगा,
ये कॉपियस यूरिनेशन हम कहते हैं इसको। कॉपियस यूरिनेशन का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन, बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होना, और फिर शदीद किस्म की प्यास लगना, यानी आप क्या कहोगे इसमें, ग्रेट थर्स्ट। ये ग्रेट थर्स्ट, ज़्यादा प्यास लगना, ये इसकी पहचान होती है किस चीज़ की, इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए, कमी हो जाए हार्मोन की, किसकी, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें ज़रा ध्यान देनी का। अच्छा, अब इसमें जो इसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आप जब नेफ्रॉन का यूँ स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर में आपको बताऊँ कि सिंपल स्ट्रक्चर में ये इसका क्या होता है, कन्वोलुटेड पार्ट, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड पार्ट, फिर आप इसका क्या बताते हैं, लूप ऑफ हेनले आ जाता है, ये हेनल्स लूप भी कहते हैं इसको। फिर उसके बाद ये कौन सा है, ये इसका डिस्टल कन्वोलुटेड पार्ट, फिर इसके बाद ये आ जाती है इसकी कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट हमें बताइए। तो ये बकायदा जो इसके, ये जो कलेक्टिंग डक्ट के यहाँ पे जो सेल होते हैं, इनकी सेल की सेल सरफेस मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ पे बकायदा रिसेप्टर सेल्स होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर सेल्स होते हैं। रिसेप्टर सेल्स किसके लिए, फॉर फॉर एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन के लिए। जैसे ही ये आकर अटैच होते हैं, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन यहाँ पे आकर अटैच होंगे, या जहाँ पे रिसेप्टर्स यहाँ पे आकर अटैच होंगे ना, तो बाकायदा वहाँ पे क्या होता है कि इसके इसमें जो सेल होते हैं इनमें ना, इनके सेल में यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं, यानी उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट, एक पहले क्या होते हैं, वेसिकल बनते हैं, और वेसिकल फिर आके इस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं, तो इस तरह से देखो कि मिसाल के तौर पर ये सेल है आपके पास, ये सेल है, तो ये इसमें क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट चैनल है, ये क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट चैनल, ये बकायदा इसके लिए ये जो हार्मोन आकर अटैच होते हैं ना रिसेप्टर साइड पर, उसकी वजह से एंजाइम बनते हैं, एंजाइम से क्या बनता है, वाटर ट्रांसपोर्ट चैनल, ये वेसिकल बनते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, वाटर चैनल वेसिकल। ये वाटर चैनल, ये क्या कहलाएगा, वेजिकल कहलाएगा। अब क्या होता है कि ये वाटर चैनल वेजिकल जो होते हैं, ये इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके साथ आके अटैच होते हैं, ये इस तरह से आकर यूं अटैच हो जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं इस तरह से, ये जो है यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगे। तो जब ये अटैच हो जाएंगे तो ये चैनल बन जाते हैं। तो इन चैनल्स में से क्या निकलना शुरू हो जाता है, वाटर निकलना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इससे यूं वाटर रीएब्सॉर्ब होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे रोल किसका आ गया, एंटी डायरेटिक हार्मोन का। तो ये हमेशा याद रखना, ये मेजर रोल कहाँ पे होता है, इसका कलेक्टिंग डक्ट पे ही होता है। तो ये इसका पॉइंट जरा आपको समझाना था, इसलिए आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट जो इसमें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस फिलहाल हम चल रहे हैं, इसमें आपने किसको देखना होगा, दैट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की तरफ हम आते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये साइंटिस्ट का नाम था जिसके बेस पर ये आइलैंड्स मार आइलैंड को कहा जाता है। ग्रुप की सूरत में सेल्स होते हैं जो कि वॉन्डर्ड होते हैं हेयर एंड देयर, तो इसलिए इसको आइलैंड, छोटा जजीरा, छोटा आइलैंड भी कहते हैं इसको। ओके, तो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में देखिए, जो कि बेसिकली किसका पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियास कहते हैं इसको, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियास भी कहते हैं इसको। ओके, अब देखो बच्चों, इसमें सूरत हाल ये है कि ये सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, इसकी सिक्रीशंस के लिए कंट्रोल बेसिकली किसके पास है, ठीक है जी। तो इसमें याद रखना, एक आप पढ़ते हो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं, इसके हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के आपने नाम हमेशा याद रखने, एमसीक्यूज में पहले भी आ चुका है, दोबारा भी आ चुका है, आ सकता है, मिक्स करके दिए जाते हैं नाम। ये खास तौर पर क्या है, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना। ये
दो हार्मोन ये हो गए, ये, और फिर उसके अलावा ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल, तीसरा क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, ये तीन स्टिमुलाई हैं, ACTH, STH एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं किस चीज़ को इन्होंने कंट्रोल करना है। बेसिकली आपको बताना है कि ये इसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं, किसके, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सिक्रीशंस को। अब इसमें हमने ये नहीं कहा कि इंसुलिन के लिए, हमने ये नहीं कहा कि ग्लूकागॉन के लिए, हमने कहा सिक्रीशंस ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है कि फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विच सॉर्ट ऑफ स्टिमुलाई आर रिक्वायर्ड। ठीक है ना, वो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है इनडायरेक्ट। और इसी तरह से ये फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन भी आ सकता है, ऑब्वियसली उसी का पार्ट है। तो क्योंकि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दोनों को कवर करता है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए मेंटली तौर पर आपने आपको प्रिपेयर करना है आपने। ओके, तो ये इसको बेसिकली कंट्रोल करते हैं इनकी सिक्रीशंस को। तो डायरेक्ट तो चीजें पता चल जाती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट का पता होना जरूरी है। तो टू टाइप्स की सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के आप पढ़ते हो, टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो तरह के सेल आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं इसमें, अल्फा सेल्स, और दूसरे कौन से होते हैं इसके, बीटा सेल्स होते हैं। ओके, अल्फा सेल्स के बारे में बताएंगे कि ये इनकी तादाद कम होती है, ये क्या होते हैं, स्मॉलर इन नंबर, इनकी तादाद क्या है, कम है। ओके, किसकी, ये अल्फा सेल्स की। और ये क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जबकि बीटा सेल जो होते हैं, इनके बारे में बताओ कि ये लार्ज इन नंबर, इनकी तादाद ज़्यादा होती है, और ये सिक्रीट क्या करेंगे, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। ओके, इस तरह से ये हमें पता चलता है अल्फा और बीटा सेल और स्टिमुलाई के बारे में आपको क्लियर होता है कि विच काइंड ऑफ स्टिमुलाई आर देयर विच कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, जिनको ये रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है जी, रिस्पॉन्ड किसको करते हैं, तो इस तरह से इसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने किसका बताना है, इसमें इंसुलिन के बारे में बताएंगे हम। इंसुलिन के बारे में हमने पहले डिस्कस करना है। तो इंसुलिन के बारे में आपने इसकी जो डिटेल है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है कि किस किस्म का ये किस किस्म की प्रोटीन होती है। ओके, तो सबसे पहले देखें कि इसमें इंसुलिन जो है इसका फंक्शन बताओगे, फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है जी, जहाँ तक इसके फंक्शंस का ताल्लुक है, सबसे पहला काम क्या होता है इंसुलिन का, डिक्रीज करना ब्लड ग्लूकोज लेवल को, टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना, ये इसका मेजर फंक्शन है। ठीक है जी, यानी बहुत से रोल हैं। मैं आपको यहाँ पे एक अहम चीज बताऊंगा कि ये देखें ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, किस तरह से कम करना, वो उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। तो वैरायटी ऑफ वेज होते हैं, है ना। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना, इसके लिए आपको क्या पता हो, उसके लिए क्या है, वैरायटी ऑफ वेज है, मुख्तलिफ तरीके। वो कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहले देखें, इंक्रीज करना ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इंक्रीज करना किस चीज का, ग्लाइकोजन
सिंथेसिस। अब ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसेकेराइड है। अब सिंथेसिस हो रहा है तो इसको आप इस तरह से कह सकते हो, यानी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये इनटू ग्लाइकोजन में ही कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो पहला इसका, ये ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का तरीका क्या? कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये दूसरा इसका मेजर रोल आता है कि इंक्रीजिंग सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, इंक्रीजिंग सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम भी देते हैं। इनडायरेक्टली क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं इसको। हाँ, तो इस तरह से ये दूसरा तरीका हो गया। इसी तरह से ये कन्वर्जन, ग्लूकोज को ग्लूकोज को कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना लिपिड एंड प्रोटीन में, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स में कन्वर्ट करना। ठीक है जी। जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लूकोज लेवल कम होगा। इसी तरह से ये इंसुलिन का एक और रोल होता है, वो क्या होता है? ये इनहिबिट करता है। इनहिबिट्स, किस चीज को इनहिबिट करेगा? कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन। देख सकते हैं कितने तरीके में, एक, ये दो, ये तीन, और ये चार तरीके। चार मुख्तलिफ तरीके आपके सामने आ गए किस इसके, ये डिक्रीज ग्लूकोज लेवल कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो ये इंसुलिन का रोल आपके सामने, ठीक है ना। तो उसके बाद इसमें आप किसके जो फंक्शन बताओगे? फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन। हाँ, फंक्शंस ऑफ ग्लूकेगॉन के बारे में बताना था हमने कि फंक्शंस ऑफ ग्लूकेगॉन एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। इंसुलिन के बिल्कुल अपोजिट होता है इसका एक्शन, ये पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं, इसका ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्लूकोज लेवल हमने कहा था डिक्रीज करता है इंसुलिन, और ये क्या करेगा? ये बेसिकली इंक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल। ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ओके, अब इसमें देखें कि किस तरह से करेगा। पहला रेफरेंस आपने देना है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। फिर आपको ये भी पता हो कहाँ पे, इन लिवर एंड मसल सेल्स। ओके, ये मसल सेल्स में और लिवर में ये क्या करता है? ये कन्वर्जन करवाता है। ठीक है जी। इसी तरह से ये ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स को भी इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स आल्सो। ये भी इसका रोल होता है, इसका किस, इसका ग्लूकागॉन का। तो बहरहाल ये भी आपको पता चल गया कि इसका और क्या रोल है। और फिर उसके बाद डिसऑर्डर्स की तरफ हम आ जाते हैं। डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स किसकी वजह से? नंबर वन, अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अंडर सिक्रीशन का क्या मतलब होता है? डेफिशिएंसी कह लें। ठीक है जी, किस चीज़ की? इंसुलिन। अंडर सिक्रीशन और डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, कम हो जाए सिक्रीशन उसकी। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आप किसका रेफरेंस देते हो? दैट इज
डायबिटीज मिलाइटिस का, डायबिटीज मिलाइटिस, डायबिटीज मिलाइटिस। ओके। अब इसमें जो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो तो इसकी वजह से डायबिटीज मिलाइटिस होती है। इसमें इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला जो हमें सिम्टम नज़र आता है, यानी सिम्टम्स, अगले पेज पे चले जाते हैं। सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम जो होता है कि ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल क्या होगा? राइज कर जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जो शुगर है ये फिर यूरिन में भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। ये ब्लड यूरिन टेस्ट होता है बाकायदा, उससे पता चल जाता है कि उसमें ये शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से जो बॉडी का ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है, हमारी बॉडी जो है इसका ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो होता है ये भी क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। इज आल्सो डिस्टर्ब, ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके साथ साथ जो नर्वस सिस्टम है उस पे भी जाके इसका इफेक्ट होता है। नर्वस सिस्टम भी, इसकी भी क्या होती है? डिरेंजमेंट हो जाती है। ये भी इफेक्ट होता है इसकी वजह से। इसी तरह से जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स कौन से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स? टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो कि कहाँ से होते हैं? फ्रॉम फैट्स, जो कि कहाँ से आते हैं? फैट्स से आते हैं। फैट के मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के तौर पर आते हैं। ये भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और ये बॉडी से उसी वक्त लॉस होंगे। ये क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है जी। और फिर ओनली लॉस्ट बॉडी से कैसे निकलेंगे? ये बेसिकली जो निकलते हैं बॉडी से वो किसके जरिए निकलते हैं? मेटल केटाइंस की जरिए से। मेटल केटाइंस होते हैं, इसकी मदद से क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? लॉस्ट होते हैं, यानी कि रिमूव होते हैं। टॉक्सिक मेटाबोलाइज्ड कहाँ से आते हैं? फ्रॉम फैट्स मेटाबॉलिज्म, एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी के अंदर, और ये लॉस किसके जरिए होते हैं? मेटल केटाइंस के जरिए होते हैं। अब इसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? इसके लिए रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना। तो अब एनर्जी कहाँ से आएगी? वो आती है दैट इज फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के जरिए होती है। ठीक है जी। एनर्जी जो होती है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होती है, किसके लिए? इसके ऑक्सीडेशन के लिए, फॉर ऑक्सीडेशन। ओके। तो इस तरह से ये भी इसमें आपको नजर आता है कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो फैट से आते हैं ये भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और ये लॉस किसके जरिए होते हैं? किडनी के थ्रू जो लॉस होते हैं वो किसके जरिए होंगे? दैट इज मेटल केटाइंस के जरिए होते हैं। और इसके लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है दैट इज फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के जरिए आएगी। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म तो हो नहीं रहा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से क्या होगा कि ये भी प्रॉब्लम बिल्टअप होगा। इसके अलावा इसमें जो बॉडी से, बॉडी क्या हो जाएगी इसकी वजह से? डिहाइड्रेटेड, यानी जिसम से पानी भी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें भी यूरिनेशन एक सिम्टम में, एक सिम्टम, एक वन ऑफ द सिम्टम ऑफ डायबिटीज मिलाइटिस, ये इसमें शामिल है। इसी तरह से देखें कि ये जो हम बता रहे हैं कि डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्या था? ये अंडर सिक्रीशन था। अब डिसऑर्डर किसकी वजह से होगा? ओवर सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन। अगर ओवर सिक्रीशन होगी किस चीज की?
इंसुलिन की, तो फिर क्या होगा? ओवर सिक्रीशन होगी, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया, इसका नतीजा क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। ग्लाइकोसीमिया यानी ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में क्या होगा, उस कम हो जाएगा। इसको हाइपोग्लाइसीमिया का नाम देते हैं, ठीक है नहीं? तो उसमें हम यही चीज़ बताते हैं कि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया में होगा क्या, कि जो भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज है या शुगर जिसको हम कहते हैं, ये इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी। इसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी? ये इंक्रीज हो जाएगी। यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस वजह से क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इसी तरह से ये अपसेट करेगा नर्व्स को भी और मसल फंक्शन को। अपसेट करेगा मसल्स को भी, और इसके साथ साथ ये किसको? नर्व्स के फंक्शंस को भी। नर्व्स फंक्शंस को भी। तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से ये एक और चीज़ आप बताते हो, डिसऑर्डर ऑफ ग्लूकागॉन। डिसऑर्डर ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का डिसऑर्डर क्या होगा? ग्लूकागॉन के बारे में आपको पता हो कि जो इसकी एबनॉर्मलिटीज होती हैं बहुत ही रेयर है। अब देखें एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है कि कॉमन कौन सी है, तो आपने बताना है रेयर होती है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के हवाले से। अगर हम देखें, जैसे रेयर में आप एग्जांपल देते हो ट्यूमर ऑन बीटा सेल्स। ट्यूमर ऑन बीटा सेल्स। बीटा सेल्स में अगर ट्यूमर हो जाए, तो जिसकी इसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट बताया जा रहा है आपको कि एक्सेस ग्लूकागॉन सेक्रेशन होती है। एक्सेस ग्लूकागॉन सेक्रेशन होती है, ठीक है। इसका नतीजा क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? हाई ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ग्लूकोज लेवल जो होगा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये अल्फा सेल जो होंगे, अल्फा सेल क्या होंगे इसकी वजह से? डैमेज होते हैं। तो डिसऑर्डर्स ऑफ ग्लूकागॉन में आप देख सकते हैं कि ग्लूकागॉन बेसिकली प्रोड्यूस कहाँ से होता है? अल्फा सेल से होता है। लेकिन डायरेक्ट अल्फा सेल जो होते हैं इफेक्ट नहीं हो रहे, इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं। इनडायरेक्टली इस तरह से हो रही है कि ट्यूमर किस में बिल्टअप हो रहा है? बीटा सेल में। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्सेस ऑफ ग्लूकागॉन सिक्रीशन हो रही है। वजह क्या होती है कि हम इसमें बीच का स्टेप शामिल करते हैं। अगर इनडायरेक्टली बताएं कि बीटा सेल के की वजह से ज़्यादा क्या होगा? इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो फिर क्या होगा? ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ग्लूकागॉन ज़्यादा सेक्रेट होगा। ग्लूकागॉन ज़्यादा सेक्रेट होगा तो वो ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इम्पैक्ट किस पे आएगा? अल्फा सेल पर आएगा। अल्फा सेल क्या होना शुरू हो जाएंगे? डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से बकायदा एक साइकिल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, अगर आप आगे जाएंगे मेडिकल लेवल पे तो उसको आपको और ज़्यादा डिटेल मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपने की पॉइंट्स को याद रखना है कि ट्यूमर किस में हो रहा है? बीटा सेल में। उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्सेस ग्लूकागॉन सिक्रीशन हो रहा है। क्वेश्चन स्टूडेंट के जहन में आता है बीटा सेल में ट्यूमर हो रहा है तो ग्लूकागॉन क्यों ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है? हालांकि इसका ताल्लुक तो किस से? इसका ताल्लुक तो अल्फा सेल से है। तो आपने ये बताना होगा कि इसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा, उसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ऑब्वियसली किस पे लोड आएगा? अल्फा सेल पे लोड आएगा। अल्फा सेल जो होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज होगा और फिर उसके बाद इसकी वजह से क्या होगा? बीटा सेल भी डिस्ट्रॉय होना, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये दो तीन की पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए बी केयरफुल अबाउट इट आल्सो। इस तरह ये डिसऑर्डर्स ऑफ क्या कहलाते हैं? ग्लूकागॉन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट ये तो बहरहाल इसमें आपको रेफरेंस दिया है मैंने किस चीज़ का? ये एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले से। पहले हम इसके मेन मेन सारी चीज़ें कंप्लीट जो आपके यूएचएस सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई हैं उसको हम पहले कंप्लीट कर लें।
एंड देन वी देखेंगे इसमें रेस्ट और इसमें मजीद क्या हमने एडिशन करनी है। ठीक है जी। तो अब इसमें हमने आना है डायरेक्ट किसकी तरफ आना है, टुवर्ड्स रिप्रोडक्शन की तरफ आना है। और रिप्रोडक्शन में जो डायरेक्ट हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हम क्या डिस्कस करेंगे, गैमिटोजेनेसिस। तो क्या हमने डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन में, गेमिटोजेनेसिस को हमने डिस्कस करना है। प्रोसेस ऑफ गेमिट फॉर्मेशन को हम टेक्निकली क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, गेमिटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है जी। तो अब इसमें देखो कि गेमिटोजेनेसिस में पहले हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो उसके लिए अब सिस्टमेटिकली अगर हम जाएं तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इन जनरल पहले बता दूं कि किस तरह से ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। टेक्निकली स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, स्पर्म प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम देते हैं। तो ये कहाँ पे होता है प्रोसेस, इनसाइड मेल गोनेड, क्या कहलाते हैं उनको, टेस्टिस कहते हैं। इनमें यहाँ पे ये प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फिर विद इन द टेस्टिस कहाँ पे होगा, दैट इज इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक है जी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है ये। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये प्रोसेस हो रहा है। ओके। तो प्रोसेस जो होता है एज स्टार्टिंग की, दैट इज अप्रोक्सीमेट दिया जाता है राउंड फिगर में, अगर दिया जाए तो 14 years of age in case of human being, and continue throughout life, continue throughout लाइफ। ये डाटा आपने याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज वो आपने पहले इसमें शायद नेशनल बुक फाउंडेशन में डिस्कस किया होगा कि कितने तकरीबन 400 मिलियन स्पर्म्स पर डे के हिसाब से ये प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब इसमें सूरत हाल ये है कि मैकेनिज्म का जहाँ तक ताल्लुक है इसका, तो बाकायदा डिटेल्स अगर आप देखते हो तो इनसाइड टेस्टिस जो होते हैं क्या होते हैं, स्पेशल डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जिसको आप स्पर्म मदर सेल का नाम देते हो, स्पर्म मदर सेल्स। ये स्पर्म मदर सेल जो होते हैं इनको आप टेक्निकली क्या कहते हो, दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या सिंगुलर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम कहलाता है। याद रखिएगा ये क्या होते हैं, डाइप्लॉइड होते हैं, डाइप्लॉइड होते हैं, याद रखिएगा, यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। इसके लिए बच्चों मियोसिस रिकॉल करना मस्ट है। मियोसिस आपने हमने आपके यूएचएस सिलेबस में था, हमने उसको डिटेल से डिस्कस किया था। ओके, ये कहाँ से आते हैं, ये बेसिकली एपिथेलियल वॉल जो होती है ना सेमिनल, कहाँ से, फ्रॉम एपिथेलियल वॉल ऑफ, किसकी होती है, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो एपिथेलियल वॉल होती है ये वहां से आते हैं। ओके, तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है सबसे पहले डिवाइड होंगे माइटोसिस के जरिए, यानी जो स्पर्मेटोगोनिया है डिवाइडेड
बाय माइटोसिस के जरिए इन्होंने डिवाइड होना है। तो क्या बनाएंगे, टू डॉटर सेल बनाएंगे, टू डॉटर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, जाहिर है टू डॉटर सेल जो होंगे ये भी क्या होंगे, दे आर आल्सो डिप्लॉयड, क्योंकि माइटोसिस के जरिए डिवाइड हो रहे हैं। इसको आप स्टूडेंट को इन कर लो जी। टाइप ए एंड टाइप बी सेल्स, ओके, ये दो तरह के सेल बन जाते हैं इसमें। टाइप ए डॉटर सेल जो होता है ना, ये टाइप ए सेल, इसमें से टाइप ए सेल, इसके बारे में आपको ये पता हो कि ये वापस रिमेन बैक हो जाता है, वही जो हमने बताया बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ चला जाएगा, या फिर इसको क्या कहते हैं हम, जो इसकी एपिथेलियम वॉल होती है वहां चला जाएगा। ओके, कौन सा, ए सेल। तो ए सेल क्या है, ये रिमेन्स इन बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहेगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्यों रहेगा, इसकी रीजन क्या है, इसने मेंटेन करना है, इसने मेंटेन करना है, किस चीज को मेंटेन करना है, बेसिकली इन्होंने जो मेंटेन करना होता है जर्म लाइन सेल्स को। जर्म लाइन सेल्स, जर्म लाइन सेल्स अभी हमने बताया था क्या होते हैं, कि जर्म लाइन सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली किसको कहते हैं हम, ये स्पर्मेटोगोनिया को कहते हैं। ओके, जर्म लाइन सेल्स को ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये इसका रोल होता है किस चीज का, टाइप ए सेल का। ठीक है जी। फिर इसी तरह से जो आगे चलें, जो टाइप बी सेल्स होते हैं ये फिर कन्वर्ट होंगे, टाइप बी सेल्स, ये फिर कन्वर्ट किस में होंगे, टाइप बी सेल्स जो हैं ये आपको मालूम हो कन्वर्टेड किस में होंगे, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्या है, अभी तक डिप्लॉयड है, याद रखिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, उसके बाद अब मियोसिस इसमें स्टार्ट होगी, यानी यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें अब क्या होगी, मियोसिस होगी, यानी रिडक्शन डिवीजन होगी। तो मियोसिस कौन सी होगी, मियोसिस वन, मियोसिस वन भी पढ़ते हैं इसको। इसमें टू हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे, टू हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, जिनको आप क्या कहोगे, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस वन के बारे में आपने क्या पढ़ा है, ये रिडक्शन डिवीजन होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो दो सेल बने हैं, हैप्लॉइड सेल बने हैं, ये हैप्लॉइड सेल बने यानी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसमें, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस टू होगा, और आपको पता है मियोसिस टू इज जस्ट लाइक दैट ऑफ व्हाट, माइटोसिस होता है। तो लिहाजा यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होंगे मियोसिस टू से जब गुजरेंगे तो इससे क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटेड बन जाएंगे, स्पर्मेटेड। अब आप गौर कीजिएगा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने थे, इनकी तादाद कितनी है, टू है। तो एक से दो स्पर्मेटेड बनेंगे, तो दो से कितने बनेंगे, फोर, यानी सेल कितने बनेंगे, फोर सेल्स, फोर स्पर्मेटेड बनेंगे हैप्लॉइड। ओके, ये आपको चार स्पर्मेटेड बन जाएंगे। अच्छा, अब जो ये स्पर्मेटेड्स हैं इनके बारे में आपको पता हो कि ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं,
नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है जी, नॉन मोटाइल है तो ये फिर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड, डिवाइड नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म्ड। तो किस में, ये इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, जिसको आप दूसरा नाम क्या देते, स्पर्म का नाम भी देते। ओके, ये बन जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कहलाएगा। इसको आप क्या कहोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा, इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम देंगे। तो इस तरह ये तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। बाकी रही बात इसमें, जो इसमें हम बात करते हैं किसकी, कि किस तरह से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं इसको, हार्मोनल कंट्रोल, जनरल चीज़ें साथ लिंक्ड होती हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हार्मोन किस तरह से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसके लिए बेसिकली जो हार्मोन्स हैं ये सेक्रेट कहाँ से होते हैं, ये दो रेफरेंसेस आपने देने हैं हार्मोन्स। एक आता है इसका हाइपोथैलेमस का रेफरेंस आप देते हैं, और फिर दूसरा रेफरेंस आप किसका देते हो, दैट इज ऑफ व्हाट, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। ओके, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में इसके इनके हार्मोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाइपोथैलेमस का रेफरेंस देते हैं आप, इसके जो हार्मोन को क्या नाम देते हैं, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो कि सेक्रेट कहाँ से होता है, फ्रॉम हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है ये। ठीक है जी, और ये कंट्रोल किसको करता है, ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसने किसको कंट्रोल करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी किस पार्ट को, एंटीरियर लोब को। तीन लोब होते हैं ना इसके, एंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब पर जाकर ये एक्ट करता है। ठीक है जी, एंटीरियर लोब पे जाकर एक्ट करेगा। ओके, तो सिक्रीशन जो होती हैं गोनेडोट्रोपिन, इसमें हार्मोन कौन कौन से होंगे, ये एक तो इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, इसको आप टेक्निकली क्या कहते हैं, FSH कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम दोगे। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स है। इसके स्टिमुलेशन रोल किसका होता है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के किस पार्ट पे एक्ट करते हैं, एंटीरियर लोब पे, और वहां से फिर ये सेक्रेशंस होती है। सबसे पहले किसका बताओगे आप, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बताते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम क्या होता है, स्टिमुलेट करना स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इसने क्या करना है, स्टिमुलेट करना होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। ठीक है, ये बेसिकली स्टिमुलेट किसको करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का भी हमने हवाला दिया था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में खास किस्म के ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, जिसको आप कहते हैं सर्टोली सेल्स का नाम दिया जाता है। तो ये बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है स्टिमुलेट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस को, किसके जरिए, स्टिमुलेट करके सर्टोली सेल्स को। ये स्टिमुलेट किसको करेगा, बेसिकली सर्टोली सेल्स को। ओके,
इनको ये स्टिमुलेट करेगा। ये भी अभी कहाँ होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। तो ताकि ये कंप्लीट हो सके डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटेड्स का रोल क्या होता है कि जो स्पर्मेटेड है, जो कि पहले आपको बताया था नॉन मोटाइल होता है, इसको किस में कन्वर्ट कर सके इनटू द स्पर्म। तो इससे कंप्लीट स्पर्म बन जाता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेजर रोल आ जाता है। फिर दूसरा इसमें आप किसका बताते हो, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आप इसको इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग ICSH का नाम भी देते हो, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है जी। ये बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं, एक तो होता है विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक होता है बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, यानी अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर की तरफ क्या होते हैं, खास किस्म के सेल्स होते हैं टेस्टिस में, जो कि उनको नाम देते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स भी कहते हैं इसको। इसको आप इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम भी देते हैं। ठीक है जी। इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहलाते हैं, लेडिक सेल्स भी कहलाते हैं। ये बेसिकली इन पर आकर इसका एक्शन होता है, किस चीज का, ये LH का। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, LH सिर्फ पूछा जा सकता है, सिर्फ ये पूछा जा सकता है, या रेफरेंस के तौर पे आपको क्लियर होना चाहिए। तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो सेल्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल हार्मोन, जिसको टेक्निकली क्या कहा जाता है, टेस्टोस्टिरोन का नाम देते हैं, टेस्टोस्टिरोन। फिर टेस्टोस्टिरोन जो प्रोड्यूस होंगे, अब इनका काम क्या होगा कि टेस्टोस्टिरोन, टेस्टोस्टिरोन हार्मोन जो है, इनकी वजह से क्या होगा कि ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है किस चीज की, जर्मिनल एपिथीलियम की। जर्मिनल, शुरू में हमने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जर्मिनल एपिथीलियम। तो वही जर्मिनल एपिथीलियम आ गई दोबारा, जर्मिनल एपिथेलियम की, ताकि क्या हो, टू फॉर्म व्हाट, ताकि स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो सके। फिर और एडिशनल अगर कोई पॉइंट उसमें, अगर इसमें हम साथ साथ इसको लेके चलें, तो आप एक रेफरेंस देते हो किस चीज का, इनहिबिन का। इनहिबिन बेसिकली जो आपने भी बताया था कि सर्टोली सेल्स होते हैं ना, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स किस में होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं ऑफ द टेस्टिस। ये सेक्रेट करते हैं, ये सेक्रेट करते हैं क्या चीज, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इस हार्मोन का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनहिबिन का नाम देते हैं। आपको याद हो कि हमने बताया था कि जो इनहिबिन, नॉर्मली हमने बताया था कि एक स्पेसिफिक रेट होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है पर डे के हिसाब से ना ह्यूमन बीइंग में। तो इसमें ये जो इनहिबिन हार्मोन है, कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। इसका रोल क्या है, कंट्रोल करना। किस चीज को कंट्रोल करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को किस पे, एट नॉर्मल रेट, उसको नॉर्मल रेट पे रखता है, जो अभी हम बताया 400 मिलियन पर डे के हिसाब से। ठीक है ना। जब स्पर्म जो काउंट हाई हो जाए, जब स्पर्म काउंट जो होता है यानी पर डे के हिसाब से हाई हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी। तो फिर ये इनिबिन जो होता है ये रिलीज होगा, ये रिलीज होगा,
और ये फिर क्या करेगा, नाम पर गौर कीजिएगा, इनहिबिन। ये फिर इनिबिट करेगा। किस चीज़ को इनिबिट करेगा? यानी इसमें इसकी वजह से क्या होगा, इनिबिशन होगी, रिलीज जो होगा इनिबिन, बेसिकली ये जो इनिबिन है रिलीज होगा, जो कि इनिबिट करेगा किस चीज़ को, सिक्रीशन ऑफ, सिक्रीशन किस चीज़ की, एफएसएच एंड, अब यहाँ पे भी देखें, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और एफएसएच की सेक्रेशन को रोकेगा। तो ये भी आपसे देखिए ना कि पॉइंट आपको जरा ख्याल करना है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है और हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होते हैं। गोनेडोट्रोफिन कहाँ से आता है? एंड हाइपोथैलेमस से। एफएसएच कहाँ से आते हैं? फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। ठीक है जी, इस तरह से। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि इसमें जब स्पर्म काउंट फॉल करता है, यानी लेस इनिबिन इज रिलीज्ड, फिर लेस इनिबिन क्या होगा, लेस रिलीज होगा। नतीजा क्या होगा, एफएसएच और जीएनआरएच की सेक्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी इंटीरियर पिट्यूटरी से, और इसी तरह से स्पर्म की प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। तो इसके अपोजिट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो लेस इनहिबिन होगा, लेस इनहिबिन इज रिलीज्ड, अगर लेस इनहिबिन रिलीज होगा, उसका नतीजा क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट आपको पता हो कि मोर एफएसएच एंड क्या आएगा, जीएनआरएच, जीएनआरएच कहाँ से, फ्रॉम ये एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको बार बार रिपीट हो रही है बात। रिलीज होंगे जो कि स्टिमुलेट करेंगे, ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, किस चीज को स्टिमुलेट करेंगे, यानी मोर स्पर्म प्रोडक्शन, यानी मोर स्पर्म प्रोडक्शन को ये कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हार्मोनल कंट्रोल आ जाता है किस चीज़ का, ये इस पे। ठीक है जी। तो ये, अब आप इसमें जो, इसमें इसका जो स्पर्म का जहाँ तक स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, तो वो भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। यानी ये स्पर्म का हम ये इसका हम शो करते हैं क्या चीज़, हेड, और हेड के बाद ये इसका हेड के बाद ये पार्ट इसका नेक कहलाता है, और ये इसका नेक के बाद मिडल पीस, मिडल पीस के बाद ये इसकी क्या आ जाती है, दैट इज व्हाट, टेल, ये इसकी टेल कहलाती है। ठीक है, तो ये इसका हेड, ये जरूरी नहीं है नेक, बहुत सी बुक्स में नेक का रेफरेंस नहीं, लेकिन नेक बस छोटा सा पार्ट, मिडल पीस, मिडल पीस और हेड के दरमियान नेक का रेफरेंस कभी दिया जाता है, कभी नहीं भी दिया जाता, और ये इसकी क्या होती है, व्हाट इज दिस, टेल कहलाती है। ठीक है जी। बाकी इसमें इन जनरल यहाँ पे इसका ये क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, यहाँ पे एक तरह का लाइसोसोम होता है, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हैं, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड एक्रोसोम कहलाता है। फिर जो इसका मिडल पीस है, इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें बड़ी तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है जी। इस तरह अगर आपको पता हो कि स्पर्म के स्ट्रक्चर के मेजर पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। हेड जो होता है इसमें, ये बेसिकली ये स्वॉलन पार्ट है इसका। ठीक है जी। और एंटीरियर पार्ट भी ऑफ द स्पर्म भी कहलाता है, एंटीरियर एंड स्वॉलन पार्ट भी कह सकते हैं। हेड जो होता है, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ठीक है,
और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक्रोसोम का मैंने आपको बताया कि ये इसमें हेड वाले अपर पार्ट में होता है, टॉप पे होता है, और ये स्मॉल लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। एक्रोसोम ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है ये भी आपको पता है, लाइसोसोम प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, गोल्जी वेसिकली होते हैं, बेसिकली ये गोल्जी बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी। एक्रोसोम, इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है जी, जो कि डिसॉल्व करते हैं एक्स सेल मेम्ब्रेन को रिसेप्टर साइड पे, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। नतीजा क्या होता है कि स्पर्म्स जो होते हैं इजीली पंक्चर करता है एग की मेम्ब्रेन को, और उसमें न्यूक्लियस को एंटर कर सकता है। तो इस तरह से ये इसका रोल होता है। नेक जो होता है स्पर्म का शॉर्ट होता है, मैंने बताया बिल्कुल, ये पार्ट जो होता है इसका, ये नेक कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया नेक। यहाँ पे ही इसके सेंट्रियोल पाए जाते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल यहाँ पे पाए जाते हैं, इसकी नेक पे ही पाए जाते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। फिर इसका ये मिडिल पीस आ जाता है, मिडिल पीस में वो रीजन होता है नेक और ये आगे चलकर टेल के दरमियान मिडिल पीस जो होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं। ज़ाहिर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना स्पर्म की मूवमेंट के लिए। जहाँ तक टेल का ताल्लुक है, ये एलोंगेटेड पार्ट है इसका लोअर स्पर्म का, जो कि हेल्प करता है स्पर्म को और टेल को, ताकि वो मूव कर सके, ठीक है जी, इजीली। ये फ्लूइड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में इजीली ये मूव कर सके। तो बाकायदा जो इसकी जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो आगे तक आई हुई होती हैं, यानी जो दो सेंट्रियोल होते हैं ना, उनमें से कम से कम एक सेंट्रियोल्स की जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो एंड तक एक्सटेंडेड होती हैं। ये भी इसमें एक अहम पॉइंट है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल ये कुछ थोड़ी सी डिटेल थी स्पर्म प्रोडक्शन के बारे में, ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये तो था स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ओजेनेसिस है, और ओजेनेसिस के साथ ही आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो नहीं है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है सिलेबस में ना। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो उसको हम डिस्कस करेंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तक आपका ये इसका रिप्रोडक्शन का भी। तो साथ ही फिर हमने नेक्स्ट इसके इसकी असाइनमेंट मैंने आपको अपलोड करनी है, जो पिछली असाइनमेंट रहती है वो भी आपको साथ अपलोड करूंगा, इसकी भी असाइनमेंट आपको मिलेगी, ये रिप्रोडक्शन की। फिर इसके बाद हम अब आगे जो चलेंगे ना, ये इस चैप्टर के बाद यानी ये रिप्रोडक्शन के बाद, फिर हमने आगे आना है, किसकी तरफ आना है, ये इनहेरिटेंस की तरफ आ जाएंगे। इनहेरिटेंस यानी जेनेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं इन्हें हमने डिस्कस करना है। तो जेनेटिक्स के बाद डायरेक्ट किस पे जाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के साथ ही एवोल्यूशन। ये मेजर पार्ट था जो आपका होगा, और इंशाल्लाह कंप्लीट होगा तो फिर आपको आउटलाइन दूंगा, जो कुछ पीछे से आपने जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की तरफ जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो यूएचएस सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है वो मैं उसमें, और फिर मजीद उसमें क्या क्या चीज़ें गाइडलाइन के तौर पर देनी है वो, और साथ फिर आपको असाइनमेंट कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट दी जाए, ताकि उसके साथ डिस्कशन के साथ आपकी प्रिपरेशन हो सके। तो होपफुली इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट कुछ और ज़्यादा स्पेयर टाइम निकालूँ आप लोगों के लिए। तो